So hello guys, here I am with the lecture number 1 of ionic equilibrium. I hope आप सभी ने केमिकल इक्विलिब्रियम के पांचों लेक्चर्स बहुत अच्छे से कर लिए हैं। और मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो मैं सैम्पल प्रॉब्लम्स आपको करा रहा हूँ, आप कोशिश कर सकते हैं कि आप उसको कॉपी में क्वेश्चन भी लिख लें और फिर सॉल्यूशन भी ठीक से लिख लें। ठीक है, 24 वाले बच्चों के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि क्या है, जब वो रिविजन करेंगे तो क्या है, वो जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं अभी, तो उन प्रॉब्लम्स को भी वो साथ में देखते चलेंगे, बाद में जब रिवीजन करेंगे तो अच्छा होगा। और एक चीज़ मैं बता दूं कि हम केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम जब पूरा ख़त्म करेंगे तो लास्ट में एक दो लेक्चर्स हम सिर्फ एडवांस प्रॉब्लम्स की बना देंगे, वो भी आपको इसी पैकेज में दिया जाएगा। ठीक है, तो आप अगर परमानेंटली बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री के कंप्लीट पैकेज आपको मिल रहा है। बहुत अच्छे तरीके से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अच्छी क्वालिटी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर्स, ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। बस एक काम आपको करना है कि सिंसियरली आपको लेक्चर्स को देखना है, नोट्स बनाने हैं। इन नोट्स के साथ नहीं जाना है आपको कि सर पीडीएफ दे दो हो जाएगा, नहीं होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं बहुत सारी बातें कहता हूँ, लिखता नहीं हूँ। उन बातों को भी आपको अपने नोट्स में लिखना है। और लेक्चर्स आपके पास टिल योर जेई एडवांस्ड रहने वाले हैं, तो कोई इशू नहीं है ना। कभी कुछ कन्फ्यूजन लगे फिर से देख लो लेक्चर, क्या जा रहा है। ठीक है, तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 1। तो लेक्चर नंबर 1, अब मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि लेक्चर 1 इसका काफ़ी इजी रहता है। काफ़ी बेसिक बेसिक कुछ बातें करेंगे आज हम। एसिड बेस कॉन्सेप्ट समझेंगे, तो बहुत ज़्यादा इस टॉपिक में हम टाइम नहीं खींचेंगे अपना, है ना। इजी टॉपिक है, फटाफट से चीज़ों को लिखूंगा, तुरंत तुरंत एक्सप्लेन करूंगा। मैं बोल रहा हूँ कि एक्सप्लेन भी नहीं करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये जो शुरू का पोर्शन है ये आपको बहुत हद तक आता होगा, 10th में पढ़ते हैं आप ये सब, है ना। अरेनियस एसिड, लुईस एसिड, ब्रॉन्स्टेड एसिड, तो कराएंगे सब कुछ, लेकिन पेस को मेंटेन करते हुए। तो चलो लेट अस स्टार्ट आयनिक इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले हमें इस चैप्टर में पढ़ना होता है एसिड बेस थ्योरीज। तो एसिड बेस थ्योरीज में सबसे पहला थ्योरी आप देख लीजिए, अरेनियस की थ्योरी। अरेनियस की थ्योरी, तो अरेनियस के हिसाब से बेटा एसिड वो है जो इन वाटर H+ रिलीज करे। बहुत ही सुंदर चैप्टर है ये, ठीक है। वन ऑफ माय फेवरेट्स लाइक थर्मोडायनेमिक्स, दिस इज आल्सो वन ऑफ माय फेवरेट्स। बहुत ही प्यारे प्यारे अप्रोक्सीमेशंस लगते हैं यहाँ पर, और बहुत सारे फंडे केमिस्ट्री के खुल जाते हैं जब आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, तो दोनों बहुत हद तक लिंक्ड चैप्टर्स हैं। ये थोड़ा पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने में और आनंद आएगा आपको, ठीक है। कुछ बच्चों को टफ भी लगता है। टफ इसलिए लगता है क्योंकि ढंग से पढ़ते नहीं है, फॉर्मूला के चक्कर में रह जाते हैं साल भर। फिर लास्ट में परेशानी होती है, जब क्वेश्चंस देखते हैं वो नहीं बनते हैं तब परेशानी होती है, क्योंकि साल भर फॉर्मूलाज के चक्कर में रह जाते हैं। फॉर्मूलाज के चक्कर में नहीं रहना है, ठीक है। लॉजिक को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। फॉर्मूला बहुत आसान है, बेसिक बेसिक फॉर्मूलाज बनते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है जिस तरह से आप फिजिक्स मैथ्स में बहुत सारे रिजल्ट्स याद करके बैठे रहते हो, कुछ भी नहीं करना है। अगर आप मेरे से फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे होगे तो हार्डली मैंने कोई रिजल्ट बोला होगा आपको कि अरे यार इसको भी याद कर लो, इसको भी याद कर लो, इसको भी याद कर लो। वो स्ट्रेस देते ही नहीं है पर। और उसके बाद भी जेईई एडवांस के क्वेश्चन विद इन टाइम आपके बनेंगे और ज्यादा कॉन्फिडेंटली आप बना पाओगे, गारंटी है। आप पूरे लेक्चर्स फॉलो तो करो अच्छे से, ठीक है। चलो बेटा, एसिड है इन वाटर H+ रिलीज करेगा, वो एसिड है अरेनियस के हिसाब से। बेस वो है जो इन वाटर OH- रिलीज करेगा, वो बेस है। एग्जाम्पल HCl एग्जाम्पल है, H2SO4 एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल NaOH एग्जाम्पल है, KOH एग्जाम्पल। इसके बाद क्या है, देखो कोई भी थ्योरी है, जो 3 थ्योरी पढ़ेंगे हम, ठीक है, इसमें से कोई भी थ्योरी ऐसी नहीं है जो सभी एसिड और बेस को कवर कर लेती है। तो क्या गलत है क्या थ्योरीज? अरे गलत नहीं है, गलत नहीं है, लिमिटेड है बोल सकते हो। जैसे अरेनियस सिर्फ उनको कवर कर रहा है जो प्रोटिक एसिड्स हैं, जो H+ रिलीज करते हैं।
जो OH माइनस रिलीज करते हैं, अरेनियस सिर्फ उनको कवर कर रहा है, लेकिन कुछ और भी तो एसिड्स हैं लाइक AlCl3, ये भी तो एसिडिक कर देता है ना सोल्यूशन को, तो ये तो कवर नहीं होता इसमें। तो इसके लिए फिर लुईस थ्योरी आएगी। जैसे अमोनिया में कहीं OH माइनस तो नहीं है बेटा, OH माइनस नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू अरेनियस इट शुड नॉट बी अ बेस, बट एग्जैक्टली इट इज अ बेस ना, अमोनिया इज अ बेस। इट इंक्रीजेस द pH ऑफ द सोल्यूशन फ्रॉम 7 से ऊपर इंक्रीज कर देता है, तो वो बेस है, सिंपल सी बात। तो इन सभी थ्योरीज को हम जब देखेंगे, और अगर कोई भी एक एसिड है या कोई भी एक सब्सटेंस है, अगर वो किसी भी थ्योरी के हिसाब से अगर एसिड है तो उसे हम एसिड बोलेंगे। कोई भी चीज किसी भी थ्योरी के हिसाब से अगर बेस है तो हम उसे बेस बोलेंगे। ठीक है, ज्यादा समय इसमें खराब ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। दूसरा आता है बेटा अरेनियस के बाद ब्रॉन्स्टेड लाउरी कॉन्सेप्ट। तो ये क्या कहता है, ये प्रोटॉन के बेसिस पे बात करता है। ठीक है, ये सिंपल H+OH- के बेसिस पर बात कर रहा था। अब ये जो आपके पास ब्रॉन्स्टेड लाउरी कॉन्सेप्ट है, ये जो है प्रोटॉन के बेसिस पे बात करेगा। मतलब ये कहेगा कि एसिड वो है जो प्रोटॉन डोनर्स हैं, ये थोड़ा मैच करता है ऊपर वाले के साथ। फिर बेस को ये कहता है बेस वो है जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है। अब देखो, ये अमोनिया की बेसिसिटी को भी एक्सप्लेन कर पा रहा है जो अरहेनियस नहीं कर पा रहा था। लेकिन आप ये भी बोल सकते हो कि NaOH तो सर इसके हिसाब से बेस नहीं हुआ, क्योंकि वो कोई प्रोटॉन एक्सेप्टर तो है नहीं। तो ठीक है, आपकी बात ठीक है, मानी जा सकती है, बट बहुत ज्यादा चर्चा करने योग्य नहीं है। ठीक है, मैंने पहले ही कहा, कोई भी चीज अगर किसी भी थ्योरी के हिसाब से एसिड है या बेस है तो आप उसको मान लीजिए कि वो एसिड है या बेस है। फिर फाइनली आपको एक ढंग का डेफिनेशन दे देंगे जिसके हिसाब से आप ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी के साथ समझ पाएंगे। अब इसमें एक चीज़ और ऐड कर लो, इन्होंने ना कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के बारे में भी बताया। इन्होंने कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के बारे में भी बताया। व्हाट इज कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर? आप ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह में पढ़े होंगे। Conjugate acid base pair, like suppose H2CO3 is an acid. Why it is an acid? Because it is a proton donor. So when it donates proton, HCO3 minus is formed. When it donates proton, HCO3 minus is formed. So if this is acid, this is called its conjugate base. Why it is base? Because it will make the solution basic. आई विल शो यू हाउ। ठीक है, वो अभी आगे लेक्चर्स में करेंगे हम कि कैसे बेसिक बना रहा है, क्यों बेस कह रहे हैं। बट अभी फिलहाल जस्ट मैं आपके सामने कुछ टर्म्स रख रहा हूँ और कुछ नहीं। तो ये एसिड है, ये कॉन्जुगेट बेस है, और फिर इसका भी आप फर्दर कॉन्जुगेट बेस लिख सकते हो। अगर इसमें भी ये भी H+ छोड़ रहा है तो बेटा ये कार्बोनेट बनेगा। तो अब अगर कार्बोनेट को अगर आप कॉन्जुगेट बेस कह रहे हो, अगर आप इसको कॉन्जुगेट बेस कह रहे हो, तो इसके रिस्पेक्ट में ये इसका एसिड होगा। ठीक है, सो दिस इज द एसिड ऑफ विच कार्बोनेट इज द कॉन्जुगेट बेस। और इसी तरह से जैसे अमोनिया है, तो अमोनिया तुम्हारा बेस है। ठीक है, अमोनिया बेस है, और जब ये H+ एक्सेप्ट करेगा, जब ये H+ एक्सेप्ट करेगा तो ये NH4+ बनाएगा। और ये जो NH4+ है, ये अगर बेस है तो इसको हम कहेंगे कि ये कॉन्जुगेट एसिड है। इसको हम कहेंगे कि ये कॉन्जुगेट एसिड है। ठीक है, सो दिस इज समथिंग कॉल्ड एसिड बेस पेयर, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। इसका काफी यूज है, आगे चल के बहुत यूज आएगा और उससे फिर हमें समझ भी आएंगी बातें। अब एक तीसरी थ्योरी आती है बेटा लुईस की। तीसरी थ्योरी आती है लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो लुईस के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना होगा। क्या कहता है लुईस? ये बेटा इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में बात करता है। ये कहता है कि एसिड वो है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं इन सॉल्यूशंस।
सॉल्यूशंस में जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले वो कौन है? वो है लुईस एसिड। अच्छा सर एग्जाम्पल वगैरह बता दो थोड़ा। देखो BOH होल थराइस का एग्जाम्पल दे देता हूँ, AlCl3 एक्सेट्रा का एग्जाम्पल दे देता हूँ। अभी समझाऊंगा भी कि ये क्या करते हैं एग्जैक्टली पानी में जाकर। फिर बेस कौन है? ये कहता है जो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, जो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो बेस कहलाते हैं। अगेन इसके हिसाब से अमोनिया को मैं बेस बोल देता हूं फिलहाल, ठीक है। अमोनिया इज अ लुईस बेस। तो इस तरह से कुछ कैरेक्टराइज किया गया है एसिड बेसिस को। अब मैं आपको थोड़ा बहुत इसका मैकेनिज्म बताता हूं और आपको एक एसिड का जनरल डेफिनेशन बता देता हूं। एक तो वो तो है ही यार कि एसिड आर सार इन टेस्ट, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, है ना, वो सब तो है, वो सब ठीक है, वो थोड़े ना पढ़ना होगा हमको। अभी थोड़ा टेक्निकली देखें कि एसिड हम किसको बोल रहे होंगे। तो देखा जाए तो एसिड वो है कि जिसको आप अगर पानी में डालते हो तो वो H+ की कंसंट्रेशन बढ़ा देता है। ये ठीक रहेगा ना बोलना? एसिड वो है जिसको हम पानी में डालते हैं इन वाटर, उसकी वजह से H+ का कंसंट्रेशन बढ़ जाए। अब वो H+ उसने दिया या उसने कुछ घपला किया कि H+ बढ़ गया, वो नहीं पता, ठीक है। बट अगर हमने उसे पानी में डाला और उसे पानी में डालने के बाद अगर पानी में H+ का कंसंट्रेशन बढ़ जाए, नॉर्मली H+ और OH- दोनों बराबर होते हैं प्योर वाटर में 10⁻⁻⁷ होते हैं। सर अभी तो नहीं पढ़ाया ये आपने। बेटा ये 10th में पढ़ाया जाता है, अभी पढ़ाएंगे, बट ये 10th में आप इतना पढ़ के आते हैं, ठीक है। तो इन वाटर H+ का कंसंट्रेशन अगर कोई चीज बढ़ा दे तो हम बोल देंगे उसे एसिड है। ये लोग भी अल्टीमेटली यही करते हैं, पानी में जाके H+ की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं। अच्छा, और बेस का सर कुछ जनरल बता दो। हाँ देखो, मैंने कहा कि H+ और OH- दोनों ही मेंटेन्ड रहते हैं नॉर्मल प्योर पानी में। अगर किसी चीज के डालने से H+ बढ़ जा रहा है तो हम बोलेंगे अरे यार वो जो चीज है ना वो एसिड है। अगर किसी चीज के डालने से OH- बढ़ जा रहा है तो हम बोलेंगे अरे वो जो चीज है ना वो बेस है, ठीक है। आप ऐसे समझो, इन वाटर OH- के कॉन्सेंट्रेशन को अगर बढ़ा दिया जाए। अब कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको, ठीक है। देखो जैसे अमोनिया है, ठीक है। आपने अमोनिया को जब पानी में डाला ना तो अमोनिया ने क्या किया है? अमोनिया ने चुरा लिया है H+ आयन को, ठीक है। पानी से चुरा लिया है H+ आयन को, और जैसे ही H+ आयंस को वो चुराता है तो आप समझिए नेट OH- आयंस थोड़े से बढ़ जाते हैं, क्योंकि H+ को उसने थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि पकड़ लिया है, ट्रैप टाइप कर लिया है। अब वो H+ आयंस फ्री नहीं है तो OH- की मात्रा थोड़ी बढ़ जाती है। इस तरह से अमोनिया बेस है, ठीक है। अब इसी तरह से जैसे हमारा था ऑर्थोबोरिक एसिड, ये आपने पढ़ा होगा P ब्लॉक एलिमेंट्स बोरॉन फैमिली में कि दिस ऑर्थोबोरिक एसिड इज आल्सो, इट इज नॉट अ प्रोटिक एसिड, इट इज काइंड ऑफ लुईस एसिड जो पानी से चुरा लिया है OH- को। वेकेंट p ऑर्बिटल है, बोरॉन है, 2p ऑर्बिटल खाली होता है, तो ये 2p ऑर्बिटल खाली होने की वजह से ये चुरा लिया है OH- को। तो कुछ इस तरह से, एंड अल्टीमेटली इट फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स BOH होल 4 -1 प्लस क्या हुआ H+। जी हाँ, H+ आयंस थोड़े से फ्री हो गए हैं, एक्स्ट्रा H+ जनरेट हो गया है। अभी जब आप आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर वगैरह पढ़ेंगे तो ये सब बातें और अच्छे से डाइजेस्ट होंगी आपको, ठीक है। ऑल तो बेसिक ही है, बट आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर पढ़ के थोड़ा और अच्छे से समझ आएगा। AlCl3 का भी ऐसा ही कुछ एक्शन है बेटा, वो भी पानी से चुरा लिया है OH- को, क्योंकि वो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। वेकेंट ऑर्बिटल है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लेगा। अब इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे? OH- से ले लेंगे, आप ये ऐसा समझ लो, ठीक है। तो चलो, ये रही बात कुछ बेसिक एसिड बेस थ्योरीज की। अब बेटा हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे
स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स की, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, वीक एसिड्स क्या होते हैं, उनकी बात करेंगे। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो कि मैंने आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में भी डिफाइन किया था, उसकी भी चर्चा करी जाएगी। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स बेटा वो है जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, है ना, बहुत ज्यादा कोई हाइप देने वाला टॉपिक नहीं है ये सब। जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। अल्फा लगभग 1 होता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन केमिकल की वीडियोस में डिफाइन कर चुका हूं कि अगर आपने 10 पार्टिकल्स उसके डाले हैं, एसिड के 10 पक्के पार्टिकल्स आपने डाले हैं, अगर 10 में से 10 टूट गए और 10 ने टूट के H+ दे दिया तो हम कहेंगे कि वो बड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसका अल्फा परसेंटेज डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 है, कुछ इस तरह से। एंड देन व्हेन वी टॉक अबाउट वीक एसिड्स, ये पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। अगर आपने 1000 मॉलिक्यूल्स डाले हैं एसिड के, मान लो एसिटिक एसिड है, आपने उसके 1000 मॉलिक्यूल्स डाले हैं, उसमें से सभी लोग टूटने से इनकार कर देते हैं। मैक्सिमम लोग तो टूटते ही नहीं, वो कहते हैं हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहना चाहेंगे, हमें आयनिक फॉर्म में रहना पसंद नहीं है। सर कैसे पता चलेगा कि ये स्ट्रांग है, ये वीक है? देखो ये तो एसिड की नेचर है, आपको याद करना पड़ेगा, और ये बहुत आराम से देखकर याद हो जाता है। ऑर्गेनिक एसिड्स दिखते ही समझ आ जाता है, अरे यार ये तो वीक ही होगा, है ना। और भी कुछ एसिड्स देख के समझ आ जाता है ये वीक होगा। एक बार आपके नज़रों के सामने आएंगे वो एसिड्स, तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा, ये कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। ओके, तो वीक एसिड्स वो हैं बेटा जो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, जो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। पार्शियली डिसोसिएट हो रहे हैं तो इसमें जो अल्फा होगा ये 1 से बहुत छोटा होता है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा एकदम छोटा हो 1 से, डिपेंड करता है कि कितना वीक है। ऐसा कोई बाउंड्री नहीं खींची हुई है अभी फिलहाल कि यार ये इस बाउंड्री के नीचे वीक, इस बाउंड्री के ऊपर स्ट्रॉन्ग, ऐसी कोई बाउंड्री अभी खींची हुई नहीं है। वो मैं आपको केसेस बना बना के पढ़ाऊंगा कि किस नंबर से किस नंबर के बीच में अल्फा हो, किस नंबर से कहाँ तक उसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो, तो क्या अप्रॉक्सीमेशन लेना है, वगैरह वगैरह, ये हम चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, अभी ऐसी कोई बाउंड्री मत खींचो। बस ये बेसिकली आप समझ लो कि जब मैं HCl डालूंगा, मान लो मैं पानी में HCl डाल रहा हूँ, तो आप ऐसा मान के चलेंगे कि अगर मैंने इसका 1 मोल डाला था तो ये 0 था, फाइनली ये खत्म हो जाएगा और ये 1 हो जाएंगे। बट ऐसा इसके केस में, एसिटिक एसिड के केस में नहीं होगा। एसिटिक एसिड के केस में ऐसा नहीं होगा। यहाँ CH3CO- और H+ टूटेगा जरूर, लेकिन अगर ये 1 है, शुरू में ये 0 है, तो ये 1 - अल्फा होगा, कुछ परसेंटेज डिसोसिएट हुआ, और ये भी अल्फा होगा, ये भी अल्फा होगा, और ये अल्फा जो होता है ये 1 से बहुत छोटा होता है इन केस ऑफ एसिटिक एसिड। और भी बहुत सारे वीक एसिड्स हम आगे चल के देखेंगे। ठीक है, तो ये हमने स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स भी डिफाइन किया। लेट्स मूव अहेड इनटू एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। एसिड की डिसोसिएशन कांस्टेंट, और एक लॉ भी आता है, ऑस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। ऑस्टवाल्ड्स, ये नाम वाम कोई बहुत महत्व नहीं रखते, ठीक है। ऑस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ बहुत बेसिक सी बात है, देखिए फटाफट उड़ा देंगे इनको, क्या दिक्कत है। सपोज करो बेटा आपके पास, जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख रहे थे ना, वैसे ही CH3COOH, let us take this acid CH3COOH, और आप पानी में इसको डिसोसिएट कराइए। इट इज लाइक CH3COO- प्लस H3O+। अब फिर से देखो, ये जो पानी है ये प्योर लिक्विड है, एक्टिव मास कांस्टेंट रहता है, तो हम ना इससे भी उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, जैसे देखो, अगर यहाँ पे मैं कहूँ इट इज K, अगर मैं कहूँ K, इस रिएक्शन का K क्या है, तो दिस इज CH3COOH इंटू CH3COO-, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, सेम कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट
तो रिएक्टेंट में आप देखोगे कि यहाँ पे वाटर भी आ रहा होगा, यहाँ पर वाटर भी आ रहा होगा, है ना, CH3COH एंड वाटर, ये भी आ रहा होगा। बट अगेन वाटर जो है उसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट होने की वजह से हम क्या करते हैं कि उस वाटर को यहाँ ना रख के सीधे इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और जब ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई होते हैं तो हम इसका सा अलग अलग यूज नहीं करते हैं, हम इसको Ka बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? Ka, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ऐसा बोल देते हैं, ठीक है। सो लेट अस कॉल इट Ka, which is equals to CH3COO minus, which is kind of equilibrium constant for this acid dissociating H3O plus upon CH3COOH like this. Now अब अगर हम इसका कुछ एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश करें, मानो बेटा इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, C, ये तो पानी है, ये जीरो है कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि आयंस की कॉन्सेंट्रेशन तो डिफाइंड होगी ना यार पानी में, उसमें क्या दिक्कत है। उसके बाद और एसिटिक एसिड की भी होगी, तो एसिटिक एसिड इज अ काइंड ऑफ सॉल्यूट, it is a kind of solute in water, so its concentration will be defined for sure. हाँ, तो अगर मैं इसे C लिखता हूं तो फिर एट इक्विलिब्रियम, इसका भी इक्विलिब्रियम आएगा, तो बेटा ये C माइनस C अल्फा होगा, पानी है, C अल्फा होगा, C अल्फा का खेल भी आपको बता चुके हैं पहले। तो बेटा यहाँ Ka क्या हो रहा है? Ka हो रहा है C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C माइनस C अल्फा 1 माइनस अल्फा, कुछ इस तरह से। अब आप यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लगा दो कि अल्फा बहुत छोटा होता है। कैसे मान ले सर? अरे मान लो, मैं बोल रहा हूँ ना, मान लो भी, ठीक है। तो आप कहें अल्फा वेरी वेरी लेस देन 1 फॉर वीक एसिड्स, डिसोसिएट ही नहीं होते, कम्बक्ती है। तो अगर अल्फा वेरी वेरी लेस देन 1 है बेटा, तो 1 माइनस अल्फा को अप्रोक्सीमेटली तुम 1 लिख दोगे, और इस C को C से काटोगे, तो Ka क्या बन गया? Ka बन गया C अल्फा स्क्वायर, ठीक है, Ka बन गया C अल्फा स्क्वायर। इसी को ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ भी बोल देते हैं कि ये जो अप्रोक्सीमेशन हमने लगाया है, ये जो नाम है, ये पहली बार अभी यूज हुआ है चैप्टर में, इसके बाद और कभी यूज भी नहीं होगा, ठीक है। आप इस कॉन्सेप्ट को देखें, अप्रोक्सीमेशन को देखें, क्या किया है। तो Ka C अल्फा स्क्वायर हुआ है, ठीक है। अब ना अभी हम pH भी निकालेंगे, इन सब चीजों की pH निकालेंगे, तो इतनी बात आपको समझ आई होगी। अभी हमने सिर्फ Ka लिखा है, अभी pH वगैरह मैंने डिफाइन नहीं किया है। pH डिफाइन करेंगे अगले लेक्चर्स में, फिर pH पे ही पूरा चैप्टर चलने वाला है। आप देखोगे हर चीज की हम pH ही करते रहे होंगे। तो अभी Ka लिख दिया हमने। चलो बेटा, इसी तरह वीक बेस के लिए भी बात कर सकते हो आप। डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस लिख लो आप, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस, जिसको मैं Kb बोल रहा हूं, मैं Kb कह रहा हूं उसे। सो सपोज करो अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लो, या फिर चलो अमोनिया ही ले लो। तो अमोनिया जब गया पानी में, चुरा लिया है H प्लस को, तो H प्लस को और OH माइनस पानी से बाहर, अगेन वही काम K। अब ये वाटर को यहां मैं साथ में ही लिख दे रहा हूं, इज इक्वल्स टू NH4 प्लस इंटू OH माइनस अपॉन अगेन अमोनिया। अब देखो अमोनिया भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है, ठीक है। अमोनिया जैसे एसिटिक एसिड था ना बेटा, वो भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है क्योंकि वीक एसिड है। वैसे अमोनिया भी ऐसा नहीं है 100% प्रोटोनेट हो जाएगा, कुछ मॉलिक्यूल्स अमोनिया के फॉर्म में भी पानी में पड़े हुए रहेंगे। 100% नहीं होता है ये कि हर मॉलिक्यूल अमोनिया का प्रोटोनेट हो जाए, तब तो वो एक तरह का स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, है ना। तो ये भी रहेगा आपके पास। तो C अगेन ये पानी है, ये जीरो है, ये जीरो है, ये C माइनस C अल्फा है, ये C अल्फा है, ये C अल्फा है। फिर सेम अप्रोक्सीमेशन बेटा लगाओगे, सो यू विल गेट राइट दिस एज सिंपली Kb। नाउ राइट दिस एज
Kb and ammonium ion C alpha into C alpha C1 minus alpha. This is again अप्रोक्सीमेशन करने के बाद बेटा C अल्फा स्क्वायर बनेगा, क्योंकि अगेन दिस इज अ वीक बेस, अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, सो 1 माइनस अल्फा कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज 1. तो आप इस तरह से बहुत थॉरोली ये सब डिराइव कर सकते हैं. चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अभी. तो हमने अभी Ka और Kb डिफाइन किया आपके लिए, ठीक है. अब हम आते हैं बेटा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इस पे आते हैं, इस पे चर्चा करते हैं. दिस इज अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसके अराउंड भी पूरा चैप्टर घूमता है. आपको ऑलमोस्ट हर पेज में इसका यूज दिखेगा, तो थोड़ा ठीक से देख लेना इसे. आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, चलो समझते हैं इसको, ठीक है, कि ये क्या है. जब आप प्योर वाटर लेते हैं तो आपके मन में क्या इमेज होती है? आपके मन में इमेज होती है कि इसमें वाटर 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 के मॉलिक्यूल्स हैं. बट अभी थोड़ा सा इमेज को चेंज करेंगे. उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स तो होते हैं, और सबसे ज्यादा मात्रा में वाटर के मॉलिक्यूल्स ही होते हैं. उसकी कंसंट्रेशन आप बोलते हो 55.5 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन है, काफ़ी ज़्यादा है. मतलब अगर आप 1 लीटर पानी लेते हो तो उसमें 55.5 मोल्स पानी के मॉलिक्यूल्स हैं. बट वहाँ सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल्स नहीं हैं, साथ साथ थोड़े से H+ भी है और बराबर मात्रा में OH- आयंस भी हैं. कैसे हैं सर, कैसे पता? पता है, एक्सपेरिमेंट से पता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ऐसा मानेंगे तभी सब कुछ एक्सप्लेन होता है. अब कोई ऐसा माइक्रोस्कोप से आयंस को नहीं देखा है, बट ये थ्योरी है और ये प्रूवन है, हर तरफ से प्रूव हो रही है, और इसे कोई डिस्कार्ड नहीं कर सकता या कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकता. तो इसके पीछे दिमाग में लगाएं, क्यों है, कैसे है. ऐसे नहीं होता. सेल्फ डिसोसिएशन करता है वाटर. ये माना जाता है कि पानी के मानो करोड़ मॉलिक्यूल्स हैं, करोड़ में से बहुत कुछ मॉलिक्यूल्स खुद में ही टूट जाते हैं H+ और OH- के फॉर्म में. इस वजह से पानी की जब हम बात करें तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में रहते हैं, बट सिर्फ पानी नहीं रहता, वहाँ कुछ अमाउंट में H+ और OH- दोनों हुआ करते हैं, और दोनों बराबर है, क्योंकि भाई पानी ही टूटी है ना, तो पानी टूट कर भेदभाव तो करेगी नहीं, एक H+ और एक OH- ही देगी, क्योंकि पानी की हैसियत वही है. ठीक है, तो चलो बात करें हम H2O की. तो सेल्फ डिसोसिएट करता है ये. H2O अंडरगोज सेल्फ डिसोसिएशन व्हेन प्योर. जब ये प्योर होता है इट अंडरगोज सेल्फ डिसोसिएशन व्हेन प्योर. किस तरह से सेल्फ डिसोसिएशन? कुछ इस तरह से, H2O इंटू H+ इन प्लस OH-, कुछ इस तरह से डिसोसिएट होता है. ठीक है, H+ और OH- में. अब फिर से इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखनी है, तो कुछ लोग अगर वाटर को नहीं लिखना है तो उसको ऐसा भी लिख देते हैं, K डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर H+ इंटू OH- अपॉन वाटर. अगेन वाटर की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है 55.5 मोल पर लीटर. तो आप इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इस पूरे टर्म को आप कहें KW. क्या कहें? KW. इट इज कॉल्ड द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. जी हाँ, तो यहां पर ये टर्म आया बेटा KW, विच इज इक्वल टू H+ और OH-. H+ into OH-. and this is called the ionic product of water. कुछ बातें भी और इसके बारे में करेंगे. This is called ionic product of water. This is ionic product of water. अब देखो, अभी हम ये चीज देखते हैं, कुछ पॉइंट्स और लिखते हैं इसके बारे में, KW के बारे में. तो ये जब मेजर किया गया एक्सपेरिमेंटली एट 25 डिग्री सेल्सियस, जब इसे मेजर किया गया तो इट वाज फाउंड टू बी
10⁻⁻14। तो ये पॉइंट आपके पास होना चाहिए कि एट 25 डिग्री सेल्सियस द मेजर्ड वैल्यू ऑफ Kw is 10⁻⁻14 10⁻⁻14 मोल पर लीटर का स्क्वायर, ऑब्वियसली मोल पर लीटर का स्क्वायर यूनिट है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टाइप्स यूनिट है। तो इसका मतलब ये है बेटा कि H प्लस और OH माइनस के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट 10⁻⁻14 हो रहा है। इसका मतलब H प्लस और OH माइनस दोनों की मात्रा 10⁻⁻7 होती है। कब? प्योर वाटर में। ठीक है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूं। ये बात जनरली क्या है, बच्चे थोड़ा इग्नोर करके चलते हैं, फिर थोड़ा जब चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं तो फिर उनको लगता है यार ये कहाँ से हो गया, ऐसा लगता है। तो अब सुनो इस बात को। तो जब एसिड होगा सॉल्यूशन में, आपके पास शुरू में पानी में दोनों बराबर है, तो क्या होता है कि अगर पानी का एक ड्रॉप भी है कहीं, ध्यान रखना इस बात का, पानी का अगर कहीं एक कतरा भी है, एक ड्रॉप, क्या मैं कितना छोटा सोचना है आप सोच लो, पानी का अगर उतना भी अंश कहीं है, जो कि हमेशा रहता है, ठीक है, तो ये जो इक्विलिब्रियम है ये तो हमेशा मेंटेन रहेगी। अच्छा, तो क्या सर H प्लस और OH माइनस दोनों इतने रहेंगे? नहीं, ऐसा कहाँ है। अरे भाई, इंडिविजुअली उनको मतलब नहीं है। उनका एम क्या होता है? उनका एम होता है कि भाई मेरी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, भले इंडिविजुअली हम तहस नहस हो जाए, लेकिन हमारी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उन पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। तो अगर मान लो आपने H प्लस डाल दिया एक्स्ट्रा बाहर से, तो ठीक है, H प्लस बढ़ेगा, H प्लस बढ़ने लगेगा, तो क्या होगा फिर? तो ये सर ये तो डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन जब H प्लस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आप बोलेंगे OH माइनस की मात्रा कम है, क्योंकि कुछ भी हो जाए ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिस्टर्ब नहीं होने वाला। लिख लेना इस बात को, पॉइंट को अपनी कॉपी में। और ये 25 डिग्री पे बात हो रही है ना, अभी टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो चेंज होता है टेम्परेचर चेंज करने से। तो यहाँ पे मैं ये कहता हूँ कि this equilibrium will always be maintained। कौन वाली इक्विलिब्रियम? ये KW वाली। KW is equals to H plus into OH minus is equals to 10⁻⁻14 at 25 degree Celsius. This will be maintained। एसिड होगा अगर सॉल्यूशन में तो वहां OH माइनस होगा जरूर, भले बहुत कम हो जाए, 10⁻⁻20 हो जाए, -30 हो जाए, कुछ भी हो जाए, बट जीरो नहीं हो सकता, नष्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर वो नष्ट हो गया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नष्ट हो जाएगी, और ऐसा तो किसी को गवारा है नहीं, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये बेटा KW हमने लिखा। अब इसको ना थोड़ा टेम्परेचर के साथ वैरी करा के देख लेते हैं। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज ऑन KW पे टेम्परेचर का क्या प्रभाव है? तो ये देखकर ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे आपने काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स तोड़े हैं, और फिर थोड़ा हाइड्रेशन से आपकी एनर्जी रिलीज हुई होगी, मानते हैं, बट फिर भी जो एनर्जी रिलीज्ड है वो कम ही है विद रिस्पेक्ट टू द बॉन्ड्स दैट यू हैव ब्रोकन। तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। जो वाटर का डिसोसिएशन है, आप ऐसा सोच सकते हो कि एक एंडोथर्मिक टाइप प्रोसेस है। और अगर एंडोथर्मिक टाइप प्रोसेस है तो क्या होगा? याद करो वॉन हॉफ इक्वेशन, क्या होता था उसमें? एंडोथर्मिक प्रोसेसेस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते थे तो के इक्विलिब्रियम भी बढ़ जाती थी। के इक्विलिब्रियम बढ़ने का क्या मतलब है सर? इसका मतलब डिसोसिएशन फेवर होगी, और थोड़ा फील भी हो जाता है सर, हीट करेंगे टूट जाएगा, कर लो, चलो इतना चलता है। तो effect of temperature change on KW. So since
this dissociation is endothermic process, since ये endothermic process है, therefore on increasing temperature Kw will increase, Kw increase हो जाती है। अच्छा, Kw increase हो जाती है, इसका मतलब जैसे मानो 25 डिग्री सेल्सियस पर आपकी जो Kw की वैल्यू है, दिस इज सपोज हमने बोला 10 रेज़ टू द पावर माइनस 14, तो सपोज करो 50 डिग्री सेल्सियस पर ये वैल्यू थोड़ी और बढ़ जाएगी, ठीक है, रफ वैल्यूज बता रहा हूं। 50 डिग्री सेल्सियस पर Kw की वैल्यू और बढ़ जाएगी, लगभग आप सोच सकते हो 10 रेज़ टू द पावर माइनस 13 के आसपास कुछ ऐसी वैल्यू हो जाती होगी, रफली, है ना। दिस इज अप्रॉक्स वैल्यू मैं बता रहा हूँ। और इसी को और आप बढ़ा दो 50 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा और ऊपर चले जाओ, आप 90 डिग्री सेल्सियस के आसपास चले जाओ, तो Kw की वैल्यू और बढ़ जाती है, विच इज 10 रेज़ टू द पावर -12 के अप्रॉक्स वैल्यू हो जाती है। ऑब्वियस सी बात है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगी, कोई ऐसा एक्सेप्शन नहीं है, ये सीधी बात है। अब यहाँ पर एक टर्म डिफाइन कर देते हैं, चलो बहुत हुआ इंतजार, पीएच, ठीक है। सो पीएच, तो पीएच क्या है? पीएच है नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन को, जिस तरह से K होता है, बहुत वियर्ड सी वैल्यूज होती हैं, 1.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -18, ऐसा वैसा इधर उधर की वैल्यूज होती हैं, थोड़ा देखकर अच्छा नहीं लगता, तो मैथमेटिकली बोला गया भाई इसके सामने ना लॉग लगाओ, और ये नेगेटिव पावर्स है तो ये नेगेटिव लॉग लगाओ ताकि ये अच्छे पॉजिटिव नंबर्स बने। कोई नेगेटिव बन जाए तो बात अलग है, मैक्सिमम लोग अच्छे पॉजिटिव नंबर्स बने, छोटे छोटे नंबर्स रहेंगे, डील करने में मजा आएगा, इसलिए हम उसको उस तरह से लिखेंगे। तो पीएच इज नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस। पी का मतलब ही ये है, एक ऑपरेटर की तरह समझ लो, पीएच मतलब ये होगा बेटा, POH लिखा हुआ है तो इट इज नथिंग बट नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस की कंसंट्रेशन। इसी तरह से PKA लिखा हुआ है, इसका मतलब नेगेटिव लॉग ऑफ KA वैल्यू। इसी तरह से PKB लिखा हुआ है, मतलब नेगेटिव लॉग ऑफ KB वैल्यू एक्सेट्रा, ठीक है। इस तरह से हमने डिफाइन किया pH। तो अगर हम यहाँ पर प्योर पानी की pH निकालें, ठीक है, अगर हम यहाँ पर प्योर पानी की pH निकालें, pH ऑफ प्योर वाटर, तो pH ऑफ प्योर वाटर Kw से पता चलेगा, तो 25 डिग्री सेल्सियस पर Kw तुम्हारा आया था 10 रेज़ टू द पावर -14, तो H प्लस आ जाएगा 10 रेज़ टू द पावर -7, तो नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस हो जाएगा 7, तो हम कहेंगे कि प्योर पानी की pH जो होती है वो 7 होती है। बट अब ये बात आपने 10th में भी पढ़ी होगी, 7 से बड़ा है तो बेसिक है, 7 से छोटा है तो एसिडिक है, वो सही है, वो चलता है। बट अब एक बात समझिए, अगर मैं यही काम 90 डिग्री सेल्सियस पर करूं, है ना, तो वहां तो Kw की वैल्यू 10 रेज़ टू द पावर -12 है, तो H प्लस बेटा कितना होगा, 10 रेज़ टू द पावर -6 इसके रिस्पेक्ट में आएगा, तो pH जब आप निकालोगे बेटा तो वो 6 आ रहा है, ठीक है। तब pH क्या आ रहा है, pH 6 आ रहा है, और अगर pH 6 है इसका मतलब ये है कि आपका जो न्यूट्रल पॉइंट है ना वो थोड़ा शिफ्ट हो चुका है। इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि देखो अगर आप 25 डिग्री सेल्सियस पे थे तो ये तुम्हारा न्यूट्रल पॉइंट था, तो ये तुम्हारा न्यूट्रल पॉइंट था कि आप सॉल्यूशन को न्यूट्रल कहोगे, ना तो H प्लस डेफिसिट में है ना तो OH माइनस कम है, ना H प्लस ज्यादा है, कुछ नहीं, दोनों बराबर है, तब आप उसको pH 7 कहते थे। लेकिन अगर आप 90 डिग्री सेल्सियस पर चले जाओ तो यही चीज 90 डिग्री सेल्सियस में तो न्यूट्रल पॉइंट बेटा 6 हो जाएगा, है ना, 90 डिग्री सेल्सियस में तो न्यूट्रल पॉइंट 6 हो जाएगा, तो ये जो 7 है 90 डिग्री सेल्सियस में, ये आपको एक ऐसा सॉल्यूशन दे रहा होगा
जहां H प्लस OH माइनस से थोड़े कम हो गए हैं, और कब दिख रहा है, ऑब्वियसली दिख रहा है वो। तो अगर कम हो गए हैं मतलब OH माइनस थोड़े से ज्यादा है H प्लस के कंपैरिजन में, एंड वी विल से कि आपका ये एक बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। दिस विल बी बेसिक सॉल्यूशन। अगर किसी को नहीं समझ आया तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि बेटा देखो pH तुम्हारा 7 है ना, अगर 90 डिग्री सेल्सियस पर बात कर रहा हूँ, 90 डिग्री सेल्सियस पर अगर तुम्हारा pH 7 है, इसका मतलब ये है कि H प्लस जो है वो 10 रेज टू दी पावर -7 है। तो OH माइनस को कितना रहना पड़ेगा, OH माइनस को कितना रहना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट कुछ भी हो जाए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर आंच नहीं आनी चाहिए। तो इन दोनों का प्रोडक्ट तो इतना ही रहना चाहिए, 90 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है। तो OH माइनस को बेटा 10 रेज टू दी पावर -5 रहना पड़ेगा। तो देखो एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है जहां OH माइनस की मात्रा ज्यादा है एज कंपेयर टू H प्लस, एंड देयरफॉर वी से कि ये एक बेसिक सॉल्यूशन है। बस एक न्यूट्रल पॉइंट जो है वो शिफ्ट हो गया है। सो दिस इज नाउ द न्यूट्रल पॉइंट एट 90 डिग्री सेल्सियस। देखो इतनी चीज है ना, आप नॉर्मली कहीं भी पढ़े होगे, पहले लेक्चर में इतनी सारी बातें कवर नहीं हो जाती, धीरे धीरे चलता है। तो हो सकता है ना कि जो लोग 9 लेक्चर में कराते होंगे वो चीज़ मैं आपको 6-7 लेक्चर में कराता हूँ। तो ये मत सोचना कि अरे यार कम कराया गया, नहीं, थोड़ा ज़्यादा एनर्जी के साथ पढ़ते हैं और टाइम पास कम करते हैं, कहानी नहीं सुनाते हैं, है ना। तो कहानी गाने वगैरह ये सब नहीं सुनाते, नो इंटरेस्ट है ये सब चीज़ में मेरा। तो इसलिए आपको सिर्फ प्योर कंटेंट मिलता है। तो जो काम 8 लेक्चर में हो जाता है वो काम आपको मैं 6 लेक्चर में भी करके दूंगा। आपका समय बचता है, मेरा समय बचता है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली। तो ये चलो एक आध बात और कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। ये पीएच के बारे में हमने बताया। अब यहाँ पे एक दो छोटे मोटे फॉर्मूलाज और डिराइव कर रहा हूँ, अगले क्लास से सीधे पीएच कैलकुलेशंस पर आएंगे। तो देखो क्या चीज एक और नजर आ रही है, देखो H प्लस और OH माइनस। अच्छा बाय डिफॉल्ट आप इसको 10 रेज टू दी पावर -14 ही मानोगे बेटा, ठीक है। अदरवाइज जब तक वो दिया ना हो कि कुछ अलग टेम्परेचर है, आप यही मान के चलोगे 25 डिग्री सेल्सियस पूरे, अभी चैप्टर भर हम यही मान के चलेंगे, ठीक है। तो बार बार मत पूछना सर टेम्परेचर क्या है, आप यही मान के चलेंगे थ्रू आउट द चैप्टर। तो ये ऐसा नेगेटिव लॉग अगर आप दोनों तरफ लगा दो बेटा, तो क्या आपको ये ऐसा मिल जाएगा, नेगेटिव लॉग आप दोनों तरफ लगा रहे हो, नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस is equals to negative log of 10 raised to the power -14. So this we will write as pH, इसे हम pH लिखेंगे, this we will write as POH and this we will write as 14. तो pH और POH का सम जो होता है 14 होता है। अगेन मैं एक बार लास्ट बार लिख दे रहा हूँ 25 डिग्री सेल्सियस पर, और हम यही मान के चलेंगे पूरे चैप्टर में pH और POH का सम। तो अगर आपके पास pH है, POH बहुत आराम से निकाली जा सकती है, ये है तो ये बहुत आराम से निकाली जा सकती है। चलो एक और रिलेशन बेटा डिराइव करते हैं, ठीक है। रिलेशन बिटवीन Ka एंड Kb ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के बीच के Ka और Kb के बीच में एक रिलेशन निकालेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, काम आता है काफी। देखो अगर मैं बात करूं सपोज करो बेटा HCN एसिड है, HCN एसिड है जी, है सर, वीक एसिड है मान लो, ठीक है। तो जब मैं इसमें पानी में इसे डालता हूं, जब इसे मैं पानी में डालता हूं एक्वस, तो ये H प्लस एक्वस के फॉर्म में आएगा प्लस Cn माइनस एक्वस के फॉर्म में आएगा, ठीक है, बहुत आसान। तो इसका Ka क्या लिखोगे बेटा, इसका Ka लिखोगे सर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cn माइनस की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन HCN एक्वस की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है सर, बढ़िया है। अच्छा सर आप कह रहे थे कि ये कॉन्जुगेट बेस होता है, क्यों ऐसा होता है सर? अभी आप आगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में और अच्छे से समझ पाएंगे, बट अभी मैं आपको बता देता हूं कि ये Cn माइनस क्या करता है, ठीक है। अभी और कॉन्सेप्चुअली अच्छे से मैं समझाऊंगा जब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस आपको पढ़ाऊंगा, बट अभी आप ये समझिए
कि ये क्या करता है, पानी से H प्लस पार्शियली लेता है, तो Cn माइनस H प्लस लेगा तो ये HCN बनाएगा और OH माइनस छूट जाएगा, OH माइनस छूट जाएगा। तो ये अभी आप इसको एक अलग रिएक्शन सोचिए, इसको एक अलग रिएक्शन सोचिए, ठीक है। तो ये Ka की वैल्यू, ये फिर Kb की वैल्यू, Ka की वैल्यू, Kb की वैल्यू, ठीक है। अलग अलग रिएक्शन सोचना, अभी ये मत सोचना K की कंटेनर में हमने डाल दिया है तो क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं, वो अलग ये अलग, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, लगेगा अरे सर ये तो चला गया तो फिर ये भी शिफ्ट हो जाएगा वैसा। अब ये सब नहीं, अभी नॉर्मल बेसिक सी बात है। तो ये अलग रिएक्शन, अभी सिर्फ रिलेशन बना रहा हूं, अभी मैं कंटेनर वंटेनर पे आया ही नहीं, वो अगली क्लास में आएंगे। ये के लिखा, तो बेटा ये जो है क्या इस रिएक्शन में, ये Cn माइनस बेस की तरह एक्ट कर रहा है? हाँ सर कर रहा है, क्योंकि H प्लस ले रहा है ना, तो कॉन्जुगेट बेस की तरह एक्ट कर रहा है, बस ये सोचना है अभी। तो Kb को क्या लिखेंगे सर, तो फिर Kb हो गई सर इसकी, तो Kb क्या हुआ सर, HCN इंटू OH माइनस अपॉन Cn माइनस, ये हो गया, ठीक है, अपॉन Cn माइनस, ये हो गई Kb। और ये अगर Kb है तो कैन वी फाइंड अ रिलेशन बिटवीन Ka एंड Kb ऑफ दीज टू? आप बहुत आराम से देखो बेटा कि अगर आप इस Ka और Kb का प्रोडक्ट करते हो तो क्या मिलेगा, खुद रख के प्रोडक्ट करो तो देखो ये वाला HCN इसके साथ कैंसिल हो रहा है, ये Cn माइनस इसके साथ कैंसिल हो रहा है, you are getting H plus into OH minus. Now we don't know कि what is actual H plus, what is actual OH minus right here. It may differ, but ultimately the product will remain same and that will be Kw 10 raised to the power minus 14. जी हाँ, so क्या रिलेशन बना यहाँ पर हमारे पास रिलेशन बनता है Ka into Kb is equals to 10 raised to the power minus 14. Ka into Kb is 10 raised to the power minus 14, and again if you take negative log of both sides, so you will get ultimately negative log of Ka plus negative log of Kb is equals to negative log of 10 raised to the power minus 14, and hence we will get pKa plus pKb is equals to 14. This is the relation, but remember this is between acid base conjugate acid base पेयर्स के बीच में ही ये रिलेशन आप लगा सकते हो। सो दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर नंबर 1। बहुत सारी बातें बहुत जल्दी जल्दी और हाई एनर्जी के साथ पढ़ाने की कोशिश की है, और ताकि आप बोर ना हो, क्योंकि बोरिंग टॉपिक है, मैं पढ़ाते समय भी बोर हो जाता हूँ ये टॉपिक, और बच्चे थोड़ा पढ़ते समय भी बोर होते हैं, इजी है ना, इसलिए तो ऐसे टॉपिक्स को मैं थोड़ा सा तेज़ और जल्दी पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, ताकि समय कब निकल जाए आप इन्वॉल्व रहें पता ना चले, ठीक है। तो फिर वही कहूँगा, लेक्चर्स को रिवाइज करते जाइए। और एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को आप इधर उधर बहुत जगह आप रिकमेंड करो बच्चों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम ग्रो कर पाएँ, जल्दी ग्रो कर पाएँ, और उसके बाद मैं और अच्छी अच्छी चीज़ें आपको ला के प्रोवाइड करूँगा, और फिर आप JEE एडवांस में कमाल करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द लेक्चर नंबर 2। और क्वेश्चंस मैं अभी सैम्पल क्वेश्चंस कराऊंगा अगले लेक्चर से, जब थोड़ा पढ़ लेंगे हम कुछ टॉपिक्स, और फिर दोनों लेक्चर्स के बाद, मतलब केमिकल आयनिक खत्म होने के बाद, हम कुछ अच्छे एडवांस क्वेश्चंस करेंगे। और यार हमारी रियल JEE एडवांस सीरीज़ में बहुत क्वेश्चंस हैं, आप जाओ तो एक बार करो, तो वहाँ फिर करना ना, वहाँ केमिकल के क्वेश्चन करना जाके, वहाँ अलग से केमिकल की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, करना आपको, फिर आपको वहाँ पे मज़ा आएगा क्वेश्चन करने में, ठीक है। वो 10 ही क्वेश्चन होंगे बोलने को, बट सुपर क्वेश्चन है, आप वो कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।